प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ सुभाणे क़ौमी असम्बली जो इजलास थींदो ऐं वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ अदम एतमाद जी रिथ पेश कई वेंदी। हुकूमत अदम एतमाद जी रिथ खे कमज़ोर करण या नाकाम करण लाइ कहिड़ी हिकमत अमली अख़्तियार कई आहे, अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान हिकु भेरो ॿीहर चयो आहे त आख़िरी बाल ताईं विढ़ंदुसि। अॼु 9:30 वॻे हू क़ौम खे ॿीहर ख़िताब कंदो। इम्कानी तौर ते हू कहिड़ो ऐलान करे सघे थो, प्रोग्राम में इहो पिणु हिसो हूंदो। ऐं गॾो गॾु हूंदो सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ हाणे अपोज़िशन जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी। छा अपोज़िशन हाणे फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त हर सूरत में इहो असेंबली जो टेन्योर पूरो थींदो, या अपोज़िशन बि चाहे थी पई त तकड़ियूं चूंडूं थियनि। हिननि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे फिरदौस शमीम नक़वी साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, सूबाई असेंबली जा मेंबर आहिनि। उन सां गॾो गॾु शमीम मुमताज़ साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं सूबाई असेंबली जी मेंबर आहिनि। उन सां गॾो गॾु सिद्दीक़ुल फारूक साहब आहे, सिद्दीक़ुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान है। फिरदौस शमीम नक़वी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको तवक्को थी कि इस तरह का फैसला आ सकता है? देखिए, तवक्को तो हमेशा हर चीज की रखनी चाहिए पाकिस्तान में जी, और फैसले के अंदर जो बुनियादी चीज जिस पे हमें इख्तिलाफ है जी, वो ये कि एक बुनियादी सवाल उठाया गया था जी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोशनी नहीं डाली। अच्छा, वो बुनियादी सवाल ये था जी, कि ये जो अदम एतमाद का मोशन आया है जी, इसके पीछे एक बैरूनी हाथ है और उसको एक खत से जोड़ा गया, जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की डेलिब्रेशन से जोड़ा गया, जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और फिर पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की डेलिब्रेशन से जोड़ा गया जी, और उसके ऊपर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने अपने आप को अप्लाई करके इस नतीजे पे पहुंचे जी, कि ये एक साजिश है। जी, अब इस साजिश का मतलब ये है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उसके जो लीडरान हैं, मैं सबको तो नहीं कहता, जी, वो सब जो हैं या वो गद्दार वतन है या हम जो अगर आइन को तोड़ मरोड़ है जी, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन से बचने के लिए, जी, तो फिर हम गद्दार वतन हैं। जी, और ये दोनों चीजों में से एक ये नहीं मुमकिन, या हम या वो, जी, कोई एक जरूर गद्दार वतन निकलेगा इसमें। अच्छा, अब ये फैसला करना है कि कौन है वो गद्दार वतन, अच्छा, जिससे कि आइन को तोड़ना, जी, आइन के साथ खिलवाड़ करना, मुल्क के साथ किसी बैरूनी ताकत के साथ मिलके कोई साजिश करना, ये जी, सारी चीजें जो है आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 6 और बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में। तो ये बड़ा सीरियस मामला हो चुका है तो और ये कोई आपको 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 एक तो इस बात पे एतराज़ है कि इसको एड्रेस नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरा कौन सा एतराज़ है सर आपका? देखिए, बुनियादी तौर पे तो यही सारा पूरा नुक्ता नजर ही यही था, वरना तो जो है आइन जो है इस बारे में बड़ा क्लियर है। वी ऑल हैव रेड द कॉन्स्टिट्यूशन जी, कि एक दफा नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाता है तो उसको किस तरह कंक्लूड किया जाता है। जी, बात ये कि और दूसरा जो बड़ा मसला है जी, वो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी जी, पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट के पास जी, आर्टिकल 63A के हवाले से। जी, मैं समझता हूँ जहां उन्होंने इस पे मोटो फैसला किया था, उनको आर्टिकल 63A के ऊपर भी दोनों चीजों पे इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए थी कि वेदर आर्टिकल 62(1)(f जो है वो अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, जी, और 63A जो है वो किस वक्त जो है उसका इतलाक होता है। इसलिए कि डिबेट ये चल रही है कि अगर मैं कन्विंस हो जाऊं एज पार्टी हेड जी, कि मेरा कोई मेंबर चला गया है तो मैं चेयरमैन से कह वो स्पीकर से ये जो भी प्रिजाइड कर रहा है स्पीकर के, उसको कहो कि इस शख्स को वोट देने की इजाजत नहीं है और इसने मेरी पार्टी छोड़ दी है। अच्छा, या ये है कि जी पहले वो वोट डाले और उसके बाद उसके ऊपर डिफेक्शन का क्लॉज लगेगा। तो ये इसके ऊपर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया था, उसके बारे में भी कोर्ट खामोश रहा। मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों का भी ताल्लुक इस दो कॉन्फिडेंस मूव से है। लेकिन सर इसका और मैं आपने समझता हूँ आपने जो सेकंड बात की, आपने जो सेकंड नुक्ता उठाया है, उस पर तो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना कि आप उनको किसी भी मेंबर को वोट डालने से रोक नहीं सकते। ये तो 62(1)(f पे नहीं आया, 62(1)(f पे नहीं आया। सॉरी, मैंने आपको जो कहा है ना, जी, ये तो कहा गया किसी मेंबर को रोक नहीं सकते, जी, लेकिन जो आदमी डिफेक्ट कर चुका है जी, उसको तो रोक सकते हैं या नहीं। ठीक,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا فردوس صاحب، یہ اتنا بڑا اسٹیپ تھا اسپیکر کی رولنگ کا، آخر کیا بات ہے کہ آپ جو آرگیو کر رہے ہیں، آپ جو دلائل دے رہے ہیں، آپ کا اٹارنی جنرل جو حکومت کا آئینی طور پہ ترجمان ہوتا ہے اس کے وہ بھی اس سے متفق نہیں تھا؟ کل ہم نے دیکھا کہ اس نے بھی اس کو دفاع کرنے سے انکار کر دیا. جی اس سے وہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس سے کہ اٹارنی جنرل جو ہے ہی از ناٹ بریفڈ آن دا جو ٹریزن ٹیک پلیس کر رہا ہے. اچھا اس کے پاس اس نے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا ممبر نہیں ہے، اس نے وہ سارے ثبوت نہیں دیکھے ہیں، اس نے وہ شواہد نہیں دیکھے ہیں. تو وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر. اس نے اسی لیے کہا کہ میں رولنگ کی بات نہیں کر رہا، میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. کورٹ نے اس کے اوپر نہیں دی توجہ. تو یہ سر جو اسپیکر کی رولنگ والا مشورہ تھا، یہ پھر کس کا تھا؟ جب اٹارنی جنرل اس سے متفق نہیں ہے تو پھر یہ پارٹی کے اندر یہ کس کا مشورہ تھا؟ دیکھیے میں وہاں اسلام آباد میں موجود نہیں تھا، چلے نہ میں، اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ کوئی بڑی پنچایت میں نہیں ہوتے. چلے تو یہ وقت اور تاریخ بتائے گی کہ اس فیصلے کے پیچھے کون کون لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب، شمیم فردوس نقوی صاحب کی آپ نے بڑی تفصیلی بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو بنیادی نقطہ تھا اس کو تو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. ہم تو چاہتے تھے کہ وہ جو سازش تھی اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو حصہ بنایا جائے جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. یہاں اب ہم گدار ہیں یا کوئی اور، ہم میں سے کوئی ایک ضرور ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب کا یہ نقطہ ہے. آپ کا کیا نقطہ ہے، اور کل جو فیصلہ آیا ہے اس پہ آپ کا کیا نقطہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فردوس شمیم نقوی صاحب کا احترام کرتے ہوئے جی پہلی بات یہ ہے کہ کیا وہ خط پارلیمنٹ میں رکھا گیا؟ جی کیا اسپیکر سلامتی کونسل کے ممبر تھے یا ہیں؟ جی کیا اس خط پر کوئی جوڈیشل انکوائری کرائی گئی جی اور کیا اس کی فائنڈنگز سامنے آئیں؟ جی کیا یہ خط، جب وہاں سے یہ خط نہیں ہے، یہ کیبل ہے، اور آج ہی میرے پاس سائفر ڈویژن فارن آفس کا ایک ریٹائرڈ بندہ جی جو 15 سال پہلے ریٹائر ہوا، جی وہ مجھے ملنے آیا ویسے ہی. تو میں نے پوچھ لیا، انہوں نے بتایا کہ جتنے یہ کیبلز آتے ہیں یہ ایک خاص زبان میں آتے ہیں، بالکل صحیح ان کو ڈیسائفر کیا جاتا ہے. صحیح یہ پھر یلو یا اسکائی بلو کلر کے پیپرز پر پرنٹ ہوتے ہیں. صحیح ان کی فوٹو کی بھی اجازت نہیں ہوتی. صحیح یہ 8 سے 10 کاپیاں، یعنی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، صدر مملکت، اگر وزیر مملکت برائے امور خارجہ تو اس کو بھی، اور جناب علی DGISI، جی چیف آف آرمی اسٹاف، جی ڈائریکٹر متعلقہ ڈیسک، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیسک، ان جی سب کو ایک ایک کاپی دی جاتی ہے. اور یہ جو کیبل ہوتا ہے اٹ از آلویز فار آئیز، یہ صرف دیکھا جا سکتا ہے. جی یہ کوئی اس کی کاپی کرنا بھی جو ہے یہ سیکرٹ ایکٹ کے خلاف. بالکل صحیح یہ جو بات اب تو بات آ گئی ٹیکنیکل. اب میں نے جو باتیں سامنے رکھی ہیں جی کہ جناب علی سارا کیا یہ ہاؤس میں رکھا گیا، ڈپٹی اسپیکر سلامتی کونسل کا رکن ہے نہیں ہے، نہیں رکھا گیا. اور کیا 1 گھنٹہ پہلے جسے وزیر قانون بنایا گیا اس نے اس لیٹر کو دیکھا. اگلی بات یہ ہے کہ کیا ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ آرٹیکل 5 کو خود ہی انٹرپریٹ کرے، جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ ڈپٹی اسپیکر خود ہی سپریم کورٹ بن جائے، جی خود ہی انکوائری بن جائے، خود ہی فیصلہ کر دے. جی جس چیز کو ایڈمٹ کیا اس سے پہلے اسپیکر نے، اور وہ ہاؤس کی پراپرٹی بن چکا ہے، اور ہاؤس جو ہے اب اس پہ ووٹنگ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے 1 منٹ میں سارا جو پری پلانڈ منصوبہ ہے وہ آ کے پڑھے، نام نہاد وزیر قانون، ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر کا لکھا ہوا اپنا جی ذہن بھی استعمال جی کیا، وہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ہی جناب پرائم منسٹر کی تقریر آ جائے، وہ وہاں سے ایڈوائس چلی جائے، وہاں سے آدھے گھنٹے میں جناب ڈیزولوشن ہو جائے. جی میرے بھائی جی یہ ساری باتیں فطرت کے
कानून के आइन के खिलाफ हैं। जी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी के मुतालबे के बावजूद इस पर 6 दिन लंबी बहस की। आपके चीफ लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया कि मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को डिफेंड कर ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई है ठीक है कि कि जनाब कोई एक तो है। दूसरी बात सुन लें। जी, आपने जी। कहा कि जी इससे पहले जो अपना वोटिंग के मामले में जो पड़ी है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कि जो मुनहरिफीन वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। सही। हुजूर आप आइन पढ़ें, आइन में बाकायदा लिखा है कि अगर कोई रुकन एक पार्टी का मेंबर असम्बली का वो उस पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ अदम एतमाद या एतमाद के वोट में खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पार्टी का सरबरा बाकायदा लेटर लिखेगा स्पीकर को, और स्पीकर जो है वो 15 दिन के अंदर उसको भेजेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 30 दिन के अंदर फैसला करेगा। अगर उसे डी सीट करने का फैसला दे देता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। ठीक है। यानी ये पूरा प्रोसीजर बगैर किसी इबहाम के, अंग्रेजी में कहूं कि देयर इज नो एम्बिग्विटी इन इट, ठीक इट है। इज क्रिस्टल क्लियर ए प्रोसीजर एंड इट्स पनिशमेंट इज देयर। सजा भी मौजूद है, ठीक है। इसमें किसी वजह की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो आज जो फैसला हुआ जी। है उसमें आज फिर ये कल लिखा जी। गया है जी। कि जो वोट देगा उसके वोट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, वो वोट काउंट भी होगा, और अगर पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ होगा तो उसको जो सजा मिलनी है वो आर्टिकल मुतल्लिका आइन का वो मौजूद है, उसके मुताबिक वो तय हो। ठीक है। अब मुझे बताइए अगर के बावजूद कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज करता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, वरना आइन और कानून बड़ा मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले शमीम मुमताज साहबा से मालूम करते। शमीम मुमताज साहबा, एक तो आप कल जो सुप्रीम कोर्ट में आपके हक में, मुत्तहिदा अपोजिशन के हक में जो फैसला दिया है वो तो अपनी जगह, लेकिन आप पे एक तनकीद ज़रूर है कि गुज़श्ता 4 बरसों में, तकरीबन 4 बरसों में आप जो तनकीद करती रही हैं पीटीआई की हुकूमत पे कि उन्होंने आटा चोर चीनी चोर लोगों को साथ में लाया है, अब आपने उनको उसकी हुकूमत गिराने के लिए, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए उन सबको आप अपने साथ मिला दिया है। तो ये तनकीद तो आप पे जायज़ रहती है ना कि एक इमरान खान के लिए आपने भी वो जो आप गंद कहती रही हैं वो आपने अपने साथ मिला दिया उसको। सबसे पहले तो शुक्रिया, और दूसरा ये कि अस्सलाम वालेकुम लोग। जी जी शमीम, आइन की बालादस्ती की और ये आप मुत्तहिदा अपोजिशन की बात ना करें। जी एक हाल हुआ है और नजरिया किया गया है, वरना पाकिस्तान के नजरिया जरूरत का नाम लेके कभी कोई दिन के 90 दिन के लिए साल में जाता तो वो उससे हम हट गए। जमहूरियत डीरेल होने जा रही थी, उसको अदालत ने, मौजूद अदालत ने उसको मर्तबा। दूसरी बात, इस अदालत के फैसलों के खिलाफ अगर कोई तनकीद कर रहा है तो यही अदालतें सादिक और अमीन का भी खिताब दे चुकी हैं और उसको मान लिया गया, क्योंकि वो इनके हक में था कि वो सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। तो वो जब वही अदालत, क्या हुआ, जो अगर जज नहीं है वो रिटायर हो गए और कहीं और, अब जो जज हजरात यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से भी तो इन्हीं अदालतों ने किए ना पिछले 4 साल तकरीबन, और वो फैसले माने गए और बड़ी तारीफ की गई उसकी। जहां तक मेरे भाई ने कहा, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, अटॉर्नी जनरल दिए, अटॉर्नी जनरल पूरी हुकूमत का वकील उस वक्त हुकूमत होती है और वो तमाम चीजों में शामिल होता है, केस लड़ता है जाकर उनके अटॉर्नी जनरल ने। अब अगर अटॉर्नी जनरल ये कह रहा है कि मैं डिप्टी स्पीकर के इस फैसले को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो यकीनन कानूनी सिकम मौजूद है जो कि भाई मैं इसको सपोर्ट नहीं। शमीम मुमताज साहब, आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारी प्रोडक्शन की टीम है वो आपसे राब्ते में आए और आपकी आवाज़ दुरुस्त करे, तो आपसे हम दोबारा आपके पास आएंगे और आपसे। आपको एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। एक शमीम जो है वो मुअज़्ज़ज़ खातून है। जी 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 जी, हमारे जी बिल्कुल, हमारे लिए दोनों मोज़ेज़ हैं, हमारे लिए तीनों मेहमान जो हैं हमारे मोज़ेज़ हैं। और अच्छी बात ये होगी कि आप तीनों सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, आप एक दूसरे की बात सुनेंगे और फिर
پھر دلائل سے ایک دوسرے کی بات کو جو ہے وہ رد کریں گے یا اس کی حمایت کریں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب جو صدیق الفاروق صاحب نے سوال اٹھائے ہیں، ایک تو اس پہ آپ اپنا کمنٹ کیجیے گا، اور دوسرا اب کیا آپشنز بچتے ہیں؟ اب کیا پی ٹی آئی اسمبلی سے استعفاؤں پہ غور کر رہی ہے، اور کیا صوبائی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیے جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز صدیق الفاروق صاحب نے جو کہی جی بڑے محترم ہیں. جی ایک تو یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو کمیٹی ہے پارلیمان کی، اس کے اندر اپوزیشن کے ممبرز بھی ہیں جی اور حکومت کے بھی ہیں. جی وہاں یہ خط رکھا گیا، جی لیڈر آف دی اپوزیشن اور اپوزیشن کے ارکان نے اس کمیٹی کی میٹنگ میں آنے سے انکار کیا. اسپیکر اس میٹنگ کا حصہ تھے، اچھا اسی لیے وہ جو رولنگ لکھی گئی تھی وہ ہیلو اسپیکر نے لکھی، جی جی اسپیکر نے لکھی اور جی ڈپٹی اسپیکر نے پڑھی، جی جیسے کہ وہ ثبوت اسپیکر نے دیکھے تھے. جی جہاں تک آرٹیکل 63A کا تعلق ہے، جی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے جی کہ میں ووٹ نہیں دینا چاہتا، ٹی وی پہ آپ کے کہے برملا کہتے، جی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قانون میں پہلے آپ ایک آدمی کو قتل کرنے دیں، جی جب وہ قتل کر دے اس کے بعد آپ اریسٹ کریں. اقدام قتل کرنے کے لیے آپ اس کو روکے نہیں. میرے خیال سے قانون کی انٹینٹ یہ نہیں ہے. ایک دفعہ کسی شخص نے اپنی یہ انٹینٹ ظاہر کر دی کہ وہ ڈیفیکٹ کر گیا، اور اس میں بھی ڈیفیکٹ کرنے کی وجوہات بھی بڑی خطرناک ہے. اگر یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس نے پیسے دیے یا لیے، وہ دونوں مجرم ہیں. ماضی میں یہ پیسے کا لین دین کے کاروبار کی ویڈیوز تک سامنے آئی ہوئی، ٹھیک ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے کوئی سو موٹا ایکشن نہیں لیا، آج تک نہیں لیا. ٹھیک ہے اور جب سینیٹ کے وقت یہ کہا گیا کہ قانون تبدیل کر دو، تو انہیں کا وقت نہیں ہے. تو میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ انٹینشن ان لوگوں کی کلیئر آ گئی تھی، ٹھیک ہے انہیں باقاعدہ ٹی وی پہ انٹرویو دیے، ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہی آئین کی روح ہے، لیکن یہی آرٹیکل 63 کی فردوس روح ہے. فردوس اور میں شمیم یہ نقوی سمجھتا صاحب ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب قطعی کلامی معاف. ایک منٹ برادر محترم، ایک منٹ. چلیں آپ بات کنٹینیو کریں پلیز. چلیں میں بعد میں سوال کرتا ہوں. جب تک آپ آئین کی روح کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ اور اطلاق نہیں کریں گے، جی اس وقت تک آئین جو ہے وہ پھر کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے اس لیے کہ مقصد کیا ہے؟ فلور کراسنگ روکنا تھا مقصد. اگر کسی شخص کو کسی پارٹی سے اعتراض ہے تو اس کا طریقہ کار جو آئین میں وہ یہ ہے کہ ریزائن کر دے. اگر ہمارے 20 ممبر ریزائن کر دیتے تو پھر عمران خان صاحب پہ لازم تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے، اور پھر اپوزیشن کے زیادہ لوگ ہوتے اور وہ ہار جاتے. یہ تھا صحیح طریقہ. لیکن فردوس صاحب یہ جو اگر جو منعرف اراکین ہیں ان کو اگر ہٹا بھی دیں، ان کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں، تو اب تو آپ کے پاس اتحادی بھی نہیں رہے. اب تو آپ کے تو اب مورلی آپ پہ نہیں آتا کہ آپ اکثریت چھوڑ چکے. اچھا صاحب، آپ دیکھیے، آپ نے پورے آرگومنٹ کو سنا ہی نہیں. پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کی. یہ چیز اس سے والے نظر ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس جیتتے یا ہارتے، ایک اصولی بات ہے. پہلے اس اصول کا فیصلہ ہو. دوسری جو اصولی بات ہے کہ یہ سازش ہے بیرونی ملک کی یا نہیں ہے. اچھا اگر یہ سازش ہے اور اس پہ پیسے استعمال کیے گئے ہیں، پریشرائز کیا گیا ہے، پارٹیوں کو سیٹا گیا ہے، دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اس کو کہاں سے ہاتھ مروڑے گئے، وہ والی بات. تو اس کے اوپر تحقیق ہونی لازم و ملزوم. ٹھیک ہے یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. میں نے جو بات آپ سے کہی جی وہ بہت زیادہ سنگین بات ہے. ٹھیک ہے میں کہا یا میں مرتکب ہوں ٹھیک ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے، تو پھر میں غدار وطن. ٹھیک ہے اگر میرا مقصد عمران خان کی حکومت بچانا ہے، ایسی تیسی جو بھی کروں آئین کے ساتھ، تو پھر میں غدار وطن میں ہوا. اور اگر کوئی شخص بیرونی سازش کے تحت اس
हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहा है तो फिर गद्दार वतन हो। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शमीम मुमताज़ साहिबा से उनका मौक़िफ़ ले लूँ, क्योंकि उससे आवाज़ कट गई थी तो उन्होंने अपनी बात मुकम्मल ना की। जी शमीम मुमताज़ साहिबा, एक तो आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, और दूसरा एक सवाल इसमें और जो है इसमें ऐड कर दें कि जो फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आप इन्वेस्टिगेशन के मुतालबे को करती हैं कि इन्वेस्टिगेशन वाकई इस अमल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल फिरदौस भाई का बहुत एहतराम करती हूँ, और जहाँ तक बात है बात करने की, तो ज़ाहिर है बहुत सारा टाइम उन्होंने ले लिया है और दरमियान में हमारी बात रह गई है जी। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। जब ये मार्च के महीने में लेटर आया और आपने उसको छुपा के रखा 20 दिन या 26 दिन, और आपने एक जलसे में 27 तारीख को एक पेपर निकाल के लहरा दिया कि जी मुझे लेटर मिला है, तो ये इन्वेस्टिगेशन तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आप ये खत रखते पार्लियामेंट में इसको बात होती है इसके ऊपर, या सिक्योरिटी जो आपकी बनी हुई है हमारी मुल्क की, उसमें आप अपोजिशन लीडर को बुलाते क्योंकि वो मौजूद हैं उसमें, उनको बुलाते उनके सामने रखते। अगर हम उस वक्त इनकार करते इसकी इन्वेस्टिगेशन से तो हम पे ये बात की जा सकती थी कि भाई आप इसके हक में हैं या नहीं है। अब आपने जब देखा कि तमाम रास्ते बंद हो गए अब आपके, तो आपने वो एक लहरा दिया रुक्का निकाल के, जबकि वो रुक्का भी नहीं था, वो एक सादा कागज था। क्योंकि अभी आपने खुद कहा, जैसे सिद्दीक फारूक साहब ने कहा कि वो कलर में पेपर होते हैं और वो दिखाए नहीं जाते हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं सारी, बहुत मेरे सीनियर लोग हैं समझते होंगे। जहां तक फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि जी पार्टी बदलना और वोट ना देना, तो 2018 को शायद मेरे भाई भूल गए, जो इनके मेंबरान हैं उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो मुनहरिफ हुए हैं उनकी पॉलिसी से पीटीआई की, और खिलाफ करके वो उसको बदलना चाहते हैं कि जी हमें अब इन पे एतमाद नहीं है। 3-3.5 साल से इन्होंने वादे किए, नहीं निभाए। जो भी वादे किए होंगे हमें नहीं पता, क्योंकि जब हेलीकॉप्टरों में और जहाजों में भर भर के लोगों को लाया जा रहा था तो यकीनन तस्बीह और जानमाज़ें तो नहीं बट रही होंगी, उस वक्त भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो उस वक्त भी ये आइन मौजूद था जिसका एहतराम मेरे भाई कह रहे हैं कि अगर हम करें तो हम वफादार हैं और ना करें तो हम गद्दार हैं। देखें, ये ज़रूरियात के तहत चीजें तब्दील होती हैं, और जब तब्दील होती हैं तो वो हमारे अगर हक में हो तो बेहतर होती हैं, और अगर हमारे हक में बेहतर नहीं होती तो नहीं होती। जहां तक अदालतों के इंसाफ की बात है, यही बंदियाल साहब थे, सादिक अमीन वाले, यही एजाजुल हसन थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। ये वही अदालतें हैं जिन पे ये लोग भरोसा करते थे। फिर अमरीकी सफीर को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया OIC के इजलास में, और ये काम हम पर लगता है कि जी OIC का इजलास जो है वो हम हंगामों की वजह से नहीं करने देना चाह रहे। फिरदौस शमीम गए कि 126 दिन के धरने में चाइना से वजीर आजम को आना था, वो नहीं आ सके थे इस वजह से कि इन्होंने वहां पर डी चौक पे धरना दिया हुआ था। तो मेरे भाई, मेरे हक में जो काम हो रहा होता है वो बेहतर होता है, जो मेरे हक में नहीं होता वो बेहतर नहीं होता है। तो मेरे भाई समझने की जरूरत है। स्पोर्टमैन स्पिरिट ये थी कि जब ये तहरीक अदम इत्मीनाद आई, आपको भरोसा था अपने ऊपर, अपनी असेंबली के ऊपर, आप आने देते करारदाद, वोटिंग हो जाती, वोटिंग होती, अगर आप जीत जाते 100 बिस्मिल्लाह, हम तो थे ही अपोजिशन में, फिर भी बैठे रहते। भागता वो है जो जिसको यकीन होता है कि अब मेरी अक्सरियत खत्म हो गई है, मैं अकलियत में आ गया हूँ। और आप देखें कल फिर उनकी स्ट्रेटेजी है कि जी लंबी लंबी तकरीरें करें ताकि वक्त गुजर जाए। माही ने लंबी तकरीरों के, फिरदौस भाई की तकरीरें हमने 2-3 घंटे सुनी है, तो ये भी देखें कोर्ट ऑफ कंडम में जाएगा। अगर रात को 10 बजे तक फैसला नहीं हुआ तो कोर्ट ऑफ कंडम में जाएगा, और फिर ये कहेंगे अपोजिशन शोर कर रही है। हालांकि ठीक सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब सबसे पहले तो इस पे कमेंट कीजिएगा, क्या ये जो खत वाला मामला है इस पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? आप इसका मुतालबा करते हैं, क्योंकि ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा है कि गद्दार का इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, तो आप ये मुतालबा करते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? मैं, अगर आप इजाजत दें सतीश भाई, एक जुमला जोड़ दूं, अगर आप इजाजत दें, ये आए थे करप्शन का नाम लेकर जी हम कंटेनर कहते थे करप्शन। ये जो फरा गुज्जर का मामला चल रहा है, अगर मुझे इसी का जवाब दे दे मेरे भाई कि फिर ये कौन सी करप्शन थी? ठीक है शमीम मुमताज साहब, आपका कमेंट्स आ गया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब जी प्लीज। देखिए, मैं आपके सवाल का कि खत के मामले में अदालती तहकीकात, जुडिशियल इंक्वायरी, इसका मैं जवाब देता हूँ जी। मैं ये सिर्फ ये अर्ज करूंगा शमीम फिरदौस नकवी साहब के जी कि हुजूर, कत्ल की मिसाल और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की मिसाल अलग अलग चीजें हैं। इंसानी कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, अल्लाह ने फरमाया है बिल्कुल, मन जी ठीक है, मन कतल नफ्स बगैर नफ्स औ फसाद फिल अर्द फकान्नमा कतल नास जमिया,
कि जिसने किसी बेगुनाह आदमी को कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत को पूरी कत्ल किया, इंसानियत को, ये कोई बेशक। इंसानियत को कत्ल करने की ठीक। बात नहीं है। ठीक है अब मैं आता हूं अदम एतमाद पर एक मरतबा फिर। जी ये दिसंबर 20 में इमरान खान साहब ने, यानी 1 साल से भी ज्यादा, जी 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 उन्होंने कहा था कि मैं जलसे में- वेलकम करता हूँ। जी 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 जलसे में ऐलान किया जनाब, जी, जी, जी। ललकारा जी। कि लाओ मेरे खिलाफ अदम एतमाद, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाओ। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पीडीएम बना और पीडीएम ने इस पे कई दफा गौर किया और दिसंबर 21 और जनवरी 22 में 2 पीडीएम के सरबराहों की मीटिंग्स हुई। उसमें फिर ये फैसला हुआ कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और इसका ऐलान पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनवरी के इसी साल, ये जो जिसमें हम अब हैं, जी 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 2022 के जी आखिरी हफ्ते में ऐलान किया कि हम अदम एतमाद ला रहे। जी ठीक है जनाब, अब अदम एतमाद लाने का फैसला हो गया। उसके बाद बाकी मेरी बहन ने भी बात की है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि 7 जनवरी को आप फरमाते हैं कि मुझे लेटर मिला, 8 जनवरी को तहरीक अदम एतमाद ले आए, लेकिन मार्च मैं मार्च 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 सर, मार्च 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 जी, जी मार्च मार्च जी अब मैं अपनी मिसाल देता हूं जी, आप सुने। जी। और फिरदौस शमीम नकवी भाई जो हैं, इनकी अदालत में भी रखता हूं। जी हमें इनकी पार्टी से जो इनके सेक्रेटरी इतलात थे जी जवाद साहब, जी वो मरी में जो हादसात हुए उनमें पार्टी उन्होंने छोड़ के वो आए और उन्होंने अपने घर दावत दी, जिसमें कोई 18-20 एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट बुलाए। जी 10 एम्बेसी से 2 मुसलमान एम्बेसडर थे, 8 बाकी जो डिप्लोमेट्स थे, जिनमें 3rd सेक्रेटरी जी और 2nd सेक्रेटरी थे, जी और हम मुस्लिम लीग नून के कोई 20-22 लोग थे। जी ये खाने की दावत थी। मैं 9:30 बजे पहुंचा। जी अच्छा, मैं तो एक अरसा हुआ उसमें सलाम अलैकुम और खाना खा के हम लोग अपने घरों में आ गए। एक टीवी चैनल से ये खबर चलवाई गई कि बाकियों को तो छोड़ें, अमरीकी नायब नाज़िमुल उमूर ने सिद्दीकुल फारूक से मुलाकात की जी और जी जनाब ये जो अदम एतमाद की साजिश का सिद्दीकुल फारूक से भी बात की और हिस्सा है वो। अच्छा। आप मुझे ये बताइए जी इस तरह जहाँ 60-70 लोग मौजूद हों, जी उसमें ये तासुर दिया गया कि शायद सिद्दीकुल फारूक से कोई 1-on-1 मुलाकात हुई है। जी यार खुदा का खौफ करो। सिद्दीक साहब, एक तो आप हम मिलते हैं, आते दूसरा जाते खाना हैं। भी खाते हैं आप ना, ये तो मसला होगा ना। एक तो आप मिले, फिर दूसरा खाना भी खाया, लेकिन मैं फिरदौस शमीम मैं यार करता हूँ जी कि सर अमरीकी सफीर दूसरे सफीरों के चैनल्स इंटरव्यू करते हैं जी उनके वज़रा खारजा आते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं जी। सफीरों के पैगामात चलते हैं। जी। इसका मतलब है जो भी मिलेगा वो सिर्फ साजिश ही करेगा। यार जी। खुदा का खौफ करो, इस तरह की जी। बातें ना करो। जी, अब जी, मैं जी। सवाल का जवाब देता हूँ। जी, जी, जी। खत पर जी बिल्कुल हम इंक्वायरी कराना चाहेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेंगे बिल्कुल, कि इस बिल्कुल। खत की इंक्वायरी कराइए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो आप बड़ा मतलब ये इल्ज़ाम जो है बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, वो भी गद्दारी का इल्ज़ाम, और वो जो पार्लियामेंटेरियन है जिनको हमने मुंतखब किया, आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अगर इन केस ये साबित नहीं होता तो फिर जो किरदार कशी हुई है, फिर जो 4-5 दिन से ये जो असेंबली का माहौल जुड़ा है, फिर जो असेंबली पूरी तोड़ी गई, तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा अगर ये साबित नहीं होता? तो वो तो मैं लीगल मैंने नोटिस कहा दे रहा ना, हूँ उस चैनल पे। जी फिरदौस शमीम देखिए, नकवी बात साहब सारी है। जी बात सारी है, ये बड़ा संगीन चार्ज है और अगर ये साबित नहीं कर सकते जी तो फिर जिम्मेदार हम होंगे। फिर आप जिम्मेदार इससे हो। कि अगर हम ये चार्ज लगा रहे हैं, जी जी हमें इसको साबित भी करना है। जी ये मामूली चीज नहीं है। जी इसे सिद्दीक अल फारूक साहब बहुत खुश हो रहे हैं कि हम पे भी शक किया जाता है कि हम भी साजिश कर सकते हैं। जी। सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं आप तो कहता साजिश हूं नहीं मैं कर तो सकते। आप नहीं कर आप सकते। साजिश नहीं कर सकते। जी। साजिश वो करते हैं जो लंदन में बैठे होते हैं, चाहे वो अल्ताफ हो साहब हो, चाहे नवाज शरीफ हो। माजी में भी साजिशें की हैं, अब भी साजिश कर रहे हैं। चलिए। तो आप तो अभी लंदन जाके बैठने के काबिल नहीं हुए, जब आप हो जाएंगे तो आपका नाम भी डाल देंगे। फिलहाल आप शरीफ आदमी हैं, आप जो है, और आपने जहां तक बात की खुदा की कंडेमनेशन की, जी तो मैं समझता हूँ कि कुरान में जिधर दो जगह जो है बहुत ज्यादा
जो है अल्लाह मियां ने लानत भेजी है, एक मुनाफिकीन के ऊपर और दूसरा उन पे जिन्होंने तकब्बुर किया है, अरे और फिरदौस फासिकीन के ऊपर। साहब, फिरदौस साहब, फिरदौस साहब कतई कलामी माफ, फिरदौस साहब अगर जंगे खंदक के बाद किसी को सजाए मौत दी गई थी, वो उन यहूदियों को दी गई थी जिन्होंने गद्दारी की थी। ठीक है, ठीक है, ये भी इस्लामी रसूल अल्लाह जो कि रहमतुल्लाह लिल आलमीन है, अगर उन्होंने किसी मैं शमी मुमताज साहबा के पास आता हूँ, लेकिन फिरदौस साहब बड़ा मुख्तसरन बताइएगा, क्या कौमी असेंबली से इस्तीफा पे गौर किया जा रहा है? इस्तीफा देंगे आप अदम एतमाद से पहले? नहीं, मैं नहीं समझता। ना सूबाई असेंबली, ना सूबाई असेंबलियों से, ना कौमी असेंबलियों से? नहीं, मैं नहीं समझता कि उनको देने से कोई फायदा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होते हैं ठीक है, जिसपे आप ठीक है फिरदौस साहब, आज के खिताब में क्या इम्कानी तौर पे सरप्राइज होगा इमरान खान के पास? क्या सरप्राइज देंगे आज इमरान खान साहब? तमाम वुज़रा कह रहे हैं कि आज सरप्राइज होगा खिताब में। पहले तो असद मुझे अगर पता होता अब भी नहीं बताता, लेकिन सरप्राइज जो है वो अगर कप्तान ने देना है तो मैं बता के उनकी सरप्राइज को ठीक है। शमी मुमताज साहबा, क्या सरप्राइज दे सकते हैं इमरान खान साहब? और अब भी आप सरप्राइज, अब भी आप तैयार हैं सरप्राइज के लिए? पहले तो मेरी बात वो सुन लीजिए। हम जो कुरान की और सुन्नत की रोशनी में बात कर रहे हैं कि झूठों और मुनाफिकीन पर कुरान में लानत भेजी गई है, तो मौदूदी की जो है इंडिया में जब मौदूदी की गवर्नमेंट आने वाली थी तो इन्होंने ही कहा था कि जब वो आ गए तो कश्मीर के मामलात में हमारे लिए बहुत वो साबित होंगे। फिर जब लंदन के लॉर्ड मेयर का वो हो रहा था इलेक्शन, तो इन्होंने यहूदी लॉबी की हिमायत की थी, जो कि जमाइमा का भाई था, और सादिक साहब को जो है वो हराने में बहुत बड़ा रोल था। तो झूठों पर और मुनाफिकीन पर अल्लाह की लानत हो। मैं कुरान की रूह से बात कर रही हूँ, वरना मैं इस तरह की बात नहीं करती। दूसरी बात आपने कही सरप्राइज क्या होगा? मेरे भाई ने नहीं, पहले मेरे भाई ने कहा लंदन वाले, तो भाई नफीस लोगों का नाम लेना साथ साथ। आज वो लंदन वाले हो गए, अगर वो इनके साथ से हट गए। मैंने अल्ताफ हुसैन का नाम लिया है। जी, नहीं, आपने अल्ताफ हुसैन का लिया है ना, तो वो अल्ताफ हुसैन ही है ना। आप पाकिस्तान हो या लंदन हो, मेरे भाई आपके साथ आ गए। नफीस लोग, देखिए नफीस लोग वो थे, वो जब तक आपके साथ थे, अब वो फिर कराची वाले हो गए। अफसोस की बात। सरप्राइज की जहाँ तक बात है, अब तो सरप्राइज आपने उनको मिला दिया ना। नहीं, एक और बात मैं करूंगी। लेकिन जब अभी असेंबली का जो हमारा हुआ था, सूबाई असेंबली का इजलास, उसमें 3 पुतले इन्होंने लटकाए थे गद्दार का नाम देकर। तो क्या फिरदौस शमीम नकवी साहब वो सजा कबूल करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद, अगर गद्दारी का साबित हो गया, कि फिर वो लोग भी उनके साथ वही करें? जो कि हम नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने साबित किया। इन्होंने असेंबली के उसको पामाल किया कि टांगे कांप रही हैं, जिस तरह का वहां पर भूकू लेके और जो रवैया, ठीक है ना। शमी मुमताज साहब, सरप्राइज क्या होगा? हाँ, मैं सरप्राइज की तरफ आ रही हूँ। देखें, सरप्राइज इससे पहले भी बहुत सारे आए आपके सामने, 2-2 घंटे बात की जाती है और सरप्राइज आखिर में क्या होता है? खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो आज भी कोई ऐसा ही सरप्राइज होगा कि हम बैठे रहेंगे टीवी के आगे बकवाया करने के लिए, और सरप्राइज में क्या निकलेगा कि कल उन्होंने कह दिया है कि हम लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, उसके बाद जो है वो अपने घर चले जाएंगे। तो स्पोर्टमैन स्पिरिट ये होती है। आप कहते हैं मैं क्रिकेटर, हर बात में कहते हैं मैंने क्रिकेट खेली, मैं वर्ल्ड कप लाया, 22 में ये हुआ वो हुआ, उसी को सामने रखते हुए आप स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, अपनी सीट पर बैठे। इलेक्शन करवाएं, अगर जीतते हैं तो हम घर चले जाएंगे, अगर हारते हैं तो घर चले जाएंगे। ये सही ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे पास 30 सेकंड है सर, जरा मुख्तसर कमेंट कीजिए आप प्लीज। मुख्तसर ये कि यहूद को जो सजा दी गई थी, उन्होंने दिफाए मदीना के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कुफार मक्का को असला दिया और उनसे मिल गए थे जी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात के मुताबिक उनको सजा दी थी। वो रियासत मदीना के दुश्मनों से मिलके तलवारें उनको मुहैया की, असला मुहैया किया। दूसरी बात है कि मुनाफिक की निशानियां रसूलुल्लाह ने बताई। जब बोलता है झूठ बोलता है, उसके पास अमानत रखो, वो खयानत करता है। जब बोलता है तो गालियां देता है। ये सामने चीजें चले अल्लाह ताला हम सबको मुनाफिक होने से बचाए और हम सबको सच बोलने की तामीन कराए। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, शमी मुमताज साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवा टई पीपल्स पार्टी नून लीग PTI जो मौक़िफ़ ॿुधो, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।